हेलो एवरीवन। क्या इंडिया में जुडिशियल अपॉइंटमेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है? क्या जुडिशियल अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म अब ज्यादा हो रहे हैं? अब ये प्रश्न खुद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने उठाना शुरू कर दिया है और इससे एक बड़ा डिबेट बनता है। ये साथ में क्वेश्चन मार्क उठते हैं हमारी कॉलेजियम सिस्टम के क्रेडिबिलिटी पर। समझते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों ये जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन बनने का पोटेंशियल रखता है। तो अभी ये पूरा डिबेट छेड़ा है जस्टिस उज्जवल भुइया ने, और उज्जवल भुइया ने अब ये सीधा कह दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती नहीं जा रही है और जिससे कई बार ऐसे इनकॉम्पिटेंट जजेस की अपॉइंटमेंट हो जा रही है जो डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं इंडिया के खुद के लोगों के लिए। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आखिर रीजन क्यों नहीं बताया जा रहा है ऐसे लोगों के अपॉइंटमेंट के पीछे। तो एक बहुत बड़े प्रश्न को छेड़ते हैं और साथ में ये कहते हैं कि भाई लाइव स्ट्रीम को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, किस तरह से इस पर स्टेप लेने की जरूरत है। तो बहुत बड़ा डिबेट खड़ा होता है यहाँ पर हमारे लीगल सिस्टम पर। पूरा मामला क्या था समझते हैं कि अभी 24 जुलाई 2026 को जस्टिस भुइया को अपॉइंट किया, इनवाइट किया गया दिल्ली में। और ये ओकेजन था एक इंडेक्स का इनॉग्रेशन, और ये इंडेक्स है जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, और इसे विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने अभी इश्यू किया है। यहीं पर जस्टिस भुइया ने इन सारी मुद्दों को उठाया है। इन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों के मामले में कॉलेजियम पारदर्शिता का पालन नहीं करता है। ट्रांसपेरेंसी इज अवॉइडेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय कॉलेजियम सिस्टम, और ये बिना कारण बताए अब अपॉइंट कर रहे हैं जजों को, जो सही बात नहीं है। और इससे अनुपयुक्त व्यक्ति, इससे ऐसे पर्सन्स अपॉइंट हो रहे हैं जो इनकॉम्पिटेंट हैं, और ये एक तरह का बैड अपॉइंटमेंट है। साथ ही इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए। इन्होंने सीधा क्वेश्चन उठाया कि देखिए, अब रीजंस फॉर रिजेक्शन और डिले ऑफ रिकमेंडेशन अब ये बताया नहीं जा रहा है। अगर कॉलेजियम ने किसी मामले को लेकर डिले किया या रिजेक्ट किया तो उसके कॉजेस को, उसके रीजंस को कॉलेजियम बता नहीं रहा है। अगेन, यहां सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर जजेस आर नॉट क्लियरली अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कॉलेजियम पर। कॉलेजियम जितने स्पष्टता से ट्रांसपेरेंट वे में अपॉइंटमेंट को क्लैरिफाई करेगा, जनता का विश्वास हमारे जुडिशियल सिस्टम पर बना रहेगा। लेकिन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ डिस्क्लोजर, कॉलेजियम सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। इन्होंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी रखे, और ये एग्जाम्पल क्या है, तो इन्होंने सीधा कहा कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को चीटी एंड से तुलना करी है। और ये रिमार्क आया है एक जज का, हाई कोर्ट के जज का। एक हाई कोर्ट का जज कैसे भारत के कॉम्पोजिट कल्चर और मेजोरिटी माइनॉरिटी के कॉमन इंटरेस्ट पर इस तरह के क्वेश्चन उठा सकता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है या एकमात्र इश्यू नहीं है जब जजेस ने इस तरह के रिमार्क दिए। हमारे यूथ को भी, अनएम्प्लॉयड यूथ को अभी सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने भी कॉकरोच कहकर जो है एड्रेस किया। अब आप देखो कि जजेस के इस तरह के रिमार्क कहां तक सही है। यहां अगर कॉकरोच आप अनएम्प्लॉयड को कह रहे हो, माइनॉरिटी को चीटी कह रहे हो, तो क्या मतलब निकाला जाए। अगर इसके अगेंस्ट में आप कुछ बोलोगे तो देयर विल बी पनिशमेंट, और इस तरह से जुडिशियल इम्यूनिटी का यहां पर बेनिफिट लिया जा रहा है। इन्होंने, भुइया ने दबे छुपे इसी बात को सामने रखा है कि इस तरह से डिबेट, इस तरह से डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्य और संवेदनशीलता के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसकी हमें इंक्वायरी करने की जरूरत है, जिस पर गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है। अब आते हैं, समझते हैं हम लोग कि लाइव स्ट्रीमिंग पर इनका क्या स्टेटमेंट है। तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट के केसेस की हो रही है। आपने कई बार इसको रील्स में देखा होगा। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जब स्वप्निल त्रिपाठी केस 2018 में गया था। स्वप्निल त्रिपाठी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग
एक अच्छी व्यवस्था है और इससे अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होगी। कहीं ना कहीं इससे जो है वो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी बनेगी, लेकिन इसके मिसयूज की प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर इसके मिसयूज की प्रोबेबिलिटी को देखा गया है, बट जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस है उसको माना जाता है कि ये जुडिशियरी के प्रेसिडिंग्स का एक ऐसा पार्ट है जो जुडिशियरी को और ट्रांसपेरेंट और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है। यहां इस पर और डिस्कस करेंगे, बट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी पर आइकॉनिक प्रो स्टार्ट हो गया है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे और साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल होंगे। टेस्ट सीरीज भी इसके साथ अवेलेबल होगा। अगर ये सारे कोर्सेज को आप एक साथ परचेज करना चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, तो यू शुड यूज केझा 10 और इस पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ऐसे बच्चों के लिए जो अपने घर से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। आते हैं हम लोग अब कॉलेजियम सिस्टम के इवोल्यूशन को देखें और समझें कि कॉलेजियम सिस्टम की ये खराबी कहां तक जुडिशियल सिस्टम को हैम्पर कर सकती है, उसे और ज्यादा खराब बना सकती है। कॉलेजियम सिस्टम एक तरह का रिफॉर्म प्रोएक्टिव एक्शंस था जो जुडिशियरी ने लिया और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल टसल बहुत मायने रखते हैं। ऐसा था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 124 एंड 217 हमारे प्रेसिडेंट को ये एम्पावर कर रहा है, प्रेसिडेंट को ये पावर दे रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करे। खास हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जजों की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो यहां पर जजों के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था। पहली व्यवस्था ये थी शुरुआती दौर में कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होते थे उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेते थे और सीनियरिटी को रिस्पेक्ट मिलता था, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में जो जितना सीनियर होगा उतना एक्सपीरियंस होगा उसके पास और एक्सपीरियंस के बेस पर वो फेयर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन दे सकता था, डिलीवर हो सकती थी। लेकिन बाद में चलकर इस सीनियोरिटी के प्रोविजंस को वायलेट किया गया खुद गवर्नमेंट के द्वारा। हुआ ये कि 1973 में केशवानंद भारती केस आया और इस केस में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पर एक बैन लगा दिया गया, एक लिमिट इंपोज किया गया जुडिशियरी के द्वारा, और यह लिमिट है बेसिक स्ट्रक्चर का। गवर्नमेंट से यह कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा डॉक्ट्रिन आया था, इस केस में 13 जजों की एक बहुत बड़ी बेंच बैठी थी। जस्टिस सीकरी इसके चेयरपर्सन थे। लेकिन यह मामला यह हुआ कि इन्होंने इनकम्बेंट गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया और इन्होंने गवर्नमेंट को अब ये कहा कि आप रिस्ट्रिक्शन लिमिट में रहो, अनलिमिटेड बिहेवियर को जुडिशियरी प्रमोट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। गवर्नमेंट को उससे बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सीनियरिटी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको साइडलाइन कर दिया और अपॉइंटमेंट मनमाने तरीके आर्बिट्ररली स्टार्ट हो गए। पहला मामला आया ठीक इस केस के साथ ही ए एन रॉय को अपॉइंट कर दिया गया चीफ जस्टिस, और 3 ऐसे जज थे जो अभी सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग जज बनने वाले थे इनसे पहले, जिसमें जे.एम. सेलथ, हेगरे और ग्रोवर, ये 3 जज थे जिनको पीछे कर दिया गया। अब जुडिशियरी के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा था। अगेन यहीं पर एक कंट्रोवर्सी तब आ गई जब एच.आर. खन्ना, हंसराज खन्ना, जो इस केशवानंद भारती केस के एक मेंबर थे, उनको भी चीफ जस्टिस बनाने से रोक दिया गया। उनको भी वरिष्ठता के क्रम, सीनियोरिटी के रूल के कारण, सीनियोरिटी के रूल से अवॉइड किया गया, उनको भी आगे प्रमोट नहीं किया गया। अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक 3 केस हुए जिन्हें 3 जजेस केस कहा जाता है। सबसे पहले 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया जिसका नाम एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। यहां पर जज पी.एन. भगवती थे और उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि देखो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन लिखा हुआ है, कंसल्टेशन मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राष्ट्रपति जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। तो यहां पर कंसल्ट करने का मतलब
कॉन्करेंस नहीं है, सहमति नहीं है, सो दैट गवर्नमेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन। तो वहां पर गवर्नमेंट की भूमिका एक फाइनल हो जाएगी और फाइनल ऑथोरिटी विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। इस बात को दोबारा फिर चैलेंज किया गया और ये था द्वितीय जजेज मामला 1993 सेकेंड जजेस केस। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस भी कहा जाता है। यहां पर इस पहले डिसीजन को चेंज किया गया और अब कहा गया कि नहीं, जो ये कंसल्टेशन है इसका मतलब कॉन्करेंस ही है और प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू एडहेयर द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम। और यहां पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली को फाइनली एस्टेब्लिश कर दिया गया और कहा गया कि जजेस के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होगा, जो भी रोल होगा वो कॉलेजियम का होगा। अब क्वेश्चन ये था कि कॉलेजियम क्या है, कैसे होगा, कैसे काम करेगा। इट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली। तो फाइनली 1998 में थर्ड जजेस केस आया एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को पूरा डिटेल में बताया। कॉलेजियम में उन्होंने साफ कहा कि कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए होगी उसमें सीजेआई होंगे और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। अगेन जो हाई कोर्ट में होंगे वहां पर सीजेआई खुद होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे और यही प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि भैया किसे अपॉइंट करना है। मीनवाइल गवर्नमेंट 2015 में एनजेक लेके आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, ताकि जजेस अपॉइंटमेंट में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए थ्रू 99th अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि दैट इज इंटरफेयर इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में ये एक हस्तक्षेप है, इसीलिए हम इसे इनवैलिड घोषित करते हैं। और इस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 4 और मेंबर होते हैं जो कॉलेजियम को रूल करते हैं। तो कॉलेजियम इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट की एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊंची बॉडी है। यहां जो इश्यू आ रहा है इसी कॉलेजियम के कार्य प्रणाली फंक्शंस के ऊपर उठ रहा है। भुइयां यहां पे साफ कहते हैं, भुइयां स्टेटेड दैट कि अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कुछ भी नहीं बता रही है अपने रिकमेंडेशन के कारणों को, और अगर कारण कॉजेस क्लियर नहीं होंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे कि अपॉइंटमेंट क्रेडिबिलिटी के बेस पे हो रही है, अपॉइंटमेंट मेरिट के बेस पे हो रही है। पहले जो कॉलेजियम के कोई भी प्रस्ताव आ रहे थे खासकर उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट से, उसमें उनका लीगल एक्सपीरियंस, डिसीजन निर्णय, व्यावसायिक योग्यता, ईमानदारी, इनको पूरी तरह से डिस्क्लोज किया जाता था। कैंडिडेट लीगल एक्सपीरियंसेस, जजमेंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड इंटेग्रिटी। इससे न केवल कॉलेजियम सिस्टम पर विश्वास बना रहता था बल्कि उस व्यक्ति की भी क्रेडिबिलिटी बनी रहती थी जो जज के पोस्ट पर अपॉइंट हो रहा था। लेकिन अब ये वायलेट हो रहा है और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इनकॉम्पिटेंट जजेस के कारण जुडिशियल ओवररीच की समस्या बढ़ रही है। इस तरह के ऐसे स्टेटमेंट जुडिशियरी दे रहा है जो हमारे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जजों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत क्लियर नहीं है। वो ना तो पार्लियामेंट में क्वेश्चनेबल है, ना जनता के सामने क्वेश्चनेबल है। स्टेटमेंट देना बहुत आसान है बट स्टेटमेंट के आगे जो होगा वो कहीं ना कहीं एक क्योस को क्रिएट करेगा, उससे बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो यहां पर ऐसे गलत उम्मीदवारों को अपॉइंट करने से हमारी इंडिया में ही पीस, स्टेबिलिटी सब कुछ खराब हो सकता है। इवन जो ट्रस्ट ऑन जुडिशियरी है वो भी ब्रीच हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस चाहिए जजों पर, न्यायपालिका पर, तो हमें न्यायपालिका की नियुक्ति को बहुत ट्रांसपेरेंट और फेयर करके चलना होगा। इसी बात को जस्टिस भुइया ने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर कहा है। और यहां पर इन्होंने ये बात भी स्पष्ट किया कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज नीडेड इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी बेस पर किसी को अपॉइंट किया जा रहा है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण हमें जवाबदेही को कम नहीं करना है बल्कि वी नीड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी साइड बाय साइड। तो कॉन्फिडेंस, गोपनीयता भी बनाओ
और जवाबदेहिता भी बनाओ ताकि एक बैलेंस रखा जा सके। और जहां तक हो कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक लिमिट तय होना चाहिए। हर एक चीजें अगर कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, खासकर अपॉइंटमेंट, आप जानते हो यूपीएससी के कैंडिडेट के सिलेक्शंस में उनके मार्क्स डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, उनके कॉपियां अब आरटीआई से पीसीएस के एग्जाम में तो अब पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरिट है उसे अब छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरिट को डिस्क्लोज करने की जरूरत है। और यही जस्टिस भुइयां के इस आर्टिकल का पूरा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं और एक बहुत अच्छा सजेशन हो सकता है इस तरह के एग्जाम में। और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग पर भी इनका स्टेटमेंट बहुत रिजनेबल है। इन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग आप करो, बट ऐसे नहीं कि कंटेक्स्ट को छोड़ते हुए बिल्कुल ही और कोई एक सेंसिटिव पॉइंट, सेंसिटिव बात उठाकर रख दो। हम बोलते हैं तो किसी बात को बोलते समय बहुत सारी बातों के साथ रखा जाता है, तो बीच में एक ऐसी बात जो निगेटिव हो, जो सेंसिटिव हो, उसको उठा के रख रहे हो छोटे क्लिपिंग में, तो इससे सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं। और भुइया ने इसी बात के लिए कहा है कि गलत प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। कोर्ट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी बट अपोज डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन तो हमेशा खराब है, क्योंकि इसे आप सेंसेशनल इश्यू बनाना चाहते हो, वो गलत है। तो जजेस के कमेंट है वो फाइनल जजमेंट नहीं होते हैं, जब बल्कि फाइनल जजमेंट में तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो यहां पर इन्होंने इसका सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीजें जुड़ती हैं भुइयां के एक बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स के साथ। और यहां हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस आर पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। और अगर हम अच्छा गवर्नेंस चाह रहे हैं, सुशासन चाह रहे हैं, तो केवल सरकार, एग्जीक्यूटिव तक वो लिमिटेड नहीं हो, बल्कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, हर जगह पे हमें ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इसी व्यू के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये आर्टिकल्स कहां तक आपको अच्छा लग रहा है, और इससे कमेंट, इससे नोट्स बनाएं और अपने एग्जाम में इस तरह के पॉइंट्स को रखें। दैट विल बी स्कोरिंग, इससे स्कोर पर असर पड़ेगा। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।